जय हिंद मेरे शेर शेरनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे ही एसएसटी का जो पूरा सेट है वो खत्म हो जाएगा, फिर मैं बात करूंगा हिंदी पे। किस पे मैं बात करूंगा? हिंदी पे मैं बात करूंगा। और आप देख सकते हो आपके समक्ष में हिंदी जो विषय ए है उसका मैं सेट संख्या 1 पे मैं बात कर रहा हूं, कि मॉडल जो प्रश्न पत्र है वो 1 पे बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं इसके निर्देश का, तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने सारा निर्देश पढ़ा था और निर्देश में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सीधा हम लोग जाते हैं प्रश्न पर। और पहला जो प्रश्न है आपका खंड क से दिया गया है, अपठित बोध जो होता है इसके आधार पर, यानी कि गद्यांश से आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहां पर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर प्रश्न संख्या 1 से जो 5 तक के जो क्वेश्चन है वो इसके ही लिए दिया गया है, इस गद्यांश के हिसाब से दिया गया है। तो आपको इसको सही से पढ़ना और उसके उत्तर देना है। चलिए मैं साथ साथ में रीडिंग करता हूं आपके साथ। तो दिया क्या हुआ है, आप देख सकते हो दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भोजन पोषण होता है। देश के रीति रिवाज को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना ही देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समानता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाना और पढ़ना चाहिए। इस तरह का जो है पूरा का पूरा जो है आपका देख सकते हो गद्यांश दिया हुआ है। तो अब इसको क्या करना है, हम लोगों ने तो पढ़ लिया, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर पर। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन है आपके पास, और वो क्वेश्चन क्या है कि हम किसके ऋणी हैं। क्या है कि हम किसके ऋणी हैं, और ऑप्शन क्या है, मातृभूमि, स्वयं, धन और धर्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मातृभूमि। हम लोग किसके प्रति ऋणी हैं, तो मातृभूमि के प्रति क्या है, हम लोग ऋणी हैं। चलिए चलते आगे। तो अगला जो दूसरा जो नंबर का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो आपके पास है कि मनुष्य की श्रेष्ठता की है। मनुष्य की जो श्रेष्ठता है वो किससे की है, और ऑप्शंस क्या है देख सकते हो, गंदे हो जाते हैं, मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, गिरकर उठकर बड़े होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि गिरकर उठकर क्या होते हैं, हम लोग बड़े होते हैं। यही मनुष्य की है श्रेष्ठता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन का। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो, कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। और आपका ऑप्शंस क्या है देख सकते हो, ऑप्शन है दान से मिले अन्न से, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, और फिर क्या है विकल्प जो है सी, ए और बी जो दोनों सही है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से जो है ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है देख सकते हो आपके पास है, वो क्या है, देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए, देश के उन्नति के लिए हम क्या करें। और ऑप्शंस क्या है, अपने रीति रिवाज की निंदा करें, तो ये तो भाई गलत है, ये तो नहीं करना चाहिए किसी को। अपने मन का कार्य करें, ये भी गलत है। ऋण लेने के लिए तो कोई नहीं बोलता है, बचा क्या कि सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़े। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। तो क्वेश्चन क्या है कि देश की उन्नति के लिए हम क्या करें, तो क्या होगा, सभी को समता तथा सहृदयता का क्या करें, पाठ पढ़ाएं। ये हमारा कार्य होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन का। और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि देश प्रेम क्या है। क्वेश्चन क्या है, देश प्रेम क्या है। और आप ऑप्शंस देख सकते हो कि देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान। बी क्या है, देश से सब कुछ प्राप्त करना और देश को कुछ नहीं देना। फिर क्या है ऑप्शन नंबर सी, शांतिपूर्वक आराम करना। और ऑप्शन डी क्या है, केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आप देख सकते हो, वो क्या हो जाएगा कि देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और क्या करना, विभिन्न धर्मों का सम्मान करना, यही क्या होता है, देश प्रेम होता है। चलिए हम लोग का पहला जो गद्यांश है वो खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे गद्यांश का। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे गद्यांश का, तो एक बहुत सुंदर सा एक पाठ जो है आपके पास प्रस्तुत किया गया है। और आप देख सकते हो इसके लिए कुछ नियम जो है वो दिए गए हैं कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्या करना है, 6 से लेकर जो 10 तक के क्वेश्चन है उसको करना है, और इसके लिए सही विकल्प को चुनना है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलता नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो रसगुल्लो, इस ध्यान से आपको एक चीज सीखना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें क्या करना है, एग्जाम के खोपड़ी पे छेद करना है और हमें अंतिम सांसों तक क्या करना है, कोशिश करना है। तो बात करते हैं हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि किससे डरकर नौका पार नहीं होती। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। फिर हम लोगों ने ये 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि नन्ही चींटी दाना लेकर कहां चढ़ती है। ऑप्शंस क्या है, दीवारों पर, पहाड़ों पर, छतों पर और कहीं नहीं। तो आपको पता है नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पे चढ़ती है, आपको पता है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा कि दीवारों पर चढ़ती है। फिर अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था मन का विश्वास शरीर में क्या भरता है, साहस भरता है। तो इसका जो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साहस भरता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि सिंधु में जो डुबकी होता है गोताखोर लगाता है। कौन लगाता है, गोताखोर लगाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन का कि कैसे लोगों की हार नहीं होती, कैसे लोगों की हार नहीं होती। और ऑप्शंस देख सकते हो क्या है, डरने वालों की, डराने वालों की, कोशिश करने वालों की और कोशिश नहीं करने वालों की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। ये आपको पता है दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा कि अगर कुछ करना है लाइफ में, अगर आपको आपके जिंदगी से दूसरे के जिंदगी में प्रभाव डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं खंड खो का। और खंड खो जो है आपका व्याकरण सेशन शुरू होता है, यहां से ग्रामर जो सेशन शुरू होता है। तो आपको क्या करना है, ग्रामर में भी ध्यान देना है। तो अगर हम लोग बात करें इसके प्रश्नों का, तो देख सकते हो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक का मतलब क्या होता है, बिना कर्म का। क्या होता है, बिना कर्म का। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। और अकर्मक का उल्टा क्या होता है, सकर्मक क्रिया। क्या होता है, सकर्मक क्रिया। यानी कि जिस वाक्य में क्या होता है, कर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। अब थोड़ा यहां पे मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जैसे एक शब्द है कि मैं, क्या है, मैं भात खाता हूं, मैं भात खाता हूं। तो ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए आपको पता है मैं जो हो गया कर्ता हो गया, खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और भात क्या हो गया, कर्म हो गया। यानी कि मैं बोल सकता हूं, अगर मैंने सेंटेंस लिखा कि मैं भात खाता हूं, मैं भात खाता हूं, तो सेंटेंस के हिसाब से क्या होता है कि अगर मैं नाम का लड़का अगर खाने वाला काम कर रहा है तो धीरे 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 ये जो भात है, जो थाली में परोसा हुआ भात है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि सीधा सा फंडा है कि जब हम लोग बात करेंगे सकर्मक क्रिया का, तो इस क्रिया में अगर हम लोग कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी हम लोग क्रिया करते हैं तो उसका पूरा जो फल होता है किस पे पड़ता है, वो किस पे पड़ता है, उसको किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। यानी कि भात खाएंगे, अगर खाना खाएंगे यानी कि हम लोग खाने का काम करेंगे तो भात क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं ऑप्शंस पे बात करते हैं। और ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सीता गाना गाती है। तो आप मेरे को बताओ, अगर सीता गाना शुरू कर दे, अगर सीता गाना शुरू कर दे तो क्या होगा, गाना तो खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। फिर क्या है, वह किताब पढ़ता है। तो अगर वह नाम का लड़का किताब पढ़ना शुरू कर दे तो किताब तो खत्म हो जाएगा, यानी कि ये तो सही है। अब बात करते हैं सोहन सो रहा है। तो देखो सोहन तो सो रहा है, क्या वो अगर दिन में होता तो सकर्मक क्रिया होता, बिस्तर पे होता तो भी सकर्मक क्रिया होता, लेकिन सोहन सो रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस शब्द का तो सोहन क्या है, मेरे रसगुल्लो, ये करता है, किसी सोने का काम कर रहा है। और सोख, सोना क्या हो गया, एक तरह की क्रिया हो गई। अब बताओ यहां पे कहीं कर्म दिखा, आप बोलोगे नहीं। तो गुरुजी थोड़ा सा ब्रो तीसरे नंबर को नहीं मारना है, आप थोड़ा देख लेना है अगला ऑप्शन क्या है। तो अगला ऑप्शन क्या, लता चाय पीती है। तो मान लो कि लता अगर पीना शुरू कर दे तो खत्म क्या हो जाएगा, चाय। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि चाय भी यहां पे क्या है, एक तरह से कर्म है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी कि मोहन क्या हो रहा है, सो रहा है, क्योंकि इसमें जो है, इसमें कर्म जो है नहीं है।
तो अब हम लोग बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म होता है उसको क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया बोलेंगे, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ वाला वाक्य। तो इसमें आप ऑप्शंस देख सकते हो कि बच्चा रोता है, लड़का हंसता है, रीता खाना खाती है और पक्षी उड़ता है। तो अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस का तो देखो यहां पे क्या है, बच्चा। तो बच्चा क्या करता है, रोने का काम कर रहा है, यानी कि ये करता है भाई, तो ये तो करता हो गया। और रीता, रोना क्या हो गया, रोना एक प्रकार का क्रिया हो गया। तो आप यहां पे कहीं भी आपको कर्म नजर आ रहा है, आप बोलोगे सर नहीं, यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले ऑप्शंस का। तो क्या लड़का हंसता है, तो आप अगर मैं बात करूं लड़का का, तो लड़का तो आपका पता है ये तो आपका क्या हो गया, करता हो गया, क्योंकि लड़का जो है वो क्या कर रहा है, हंसने का काम कर रहा है, काम करने वाले को कर्ता बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। और अगर मैं हंसना का बात करूं तो हंसना क्या हो गया, क्रिया हो गया, यानी कि इसमें किसी प्रकार का आपको कर्ता नजर नहीं आ रहा है। आप बात करते हैं ऑप्शन सी का, तो सी में क्या है, देखो रीता, रीता खाना खाती है, तो रीता, रीता क्या हो गया, कर्ता हो गया। अगर हम लोग बात करें इसका क्रिया का, तो क्या हो गया, खाना, इसका क्रिया, खाती क्या हो गया, क्रिया हो गया। और मैं बात करूंगा खाना का, तो कर्म हो गया। कारण को समझेगा मैं इसको कर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो जब रीता जो है खाना शुरू करेगी, यानी कि जब वो मुंह में खाना खाएगी तो खत्म क्या होगा, खाना खत्म होगा, खाने पे पूरा फल पड़ेगा। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, रीता खाना खाती है। लेकिन अगर हम लोग चौथे ऑप्शन पे देखें तो पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, तो केवल उड़ने से नहीं होता, वो धरती पे उड़ रहा है कि आसमान पे उड़ रहा है, अंतरिक्ष पे उड़ रहा है। अगर ये चीजें होती तो क्या होता, ये सकर्मक क्रिया होता, लेकिन यहाँ पे सकर्मक क्रिया है नहीं। तो अगर हम लोग बात करें इसका सही आंसर का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि रीता खाना खाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब यह अनेकार्थक शब्द से आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि जलज का अनेकार्थक शब्द नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा कि जलज जो है अनेकार्थक का शब्द नहीं है, यानी कि ऐसे शब्द जिसका अलग अलग अर्थ होता है उनको क्या बोलते हैं, अनेकार्थक शब्द। तो याद रखिएगा जलज का कमल जो होता है अनेकार्थक शब्द होता है, मोती भी होता है और मछली भी होता है। लेकिन ये जो बादल होता है, बादल, ये अनेकार्थक शब्द नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि जल का अनेकार्थक शब्द क्या नहीं होता है, बादल जो है नहीं होता है। अब बात करते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि दो पदों या शब्दों के मेल से बना जो तीसरा पद होता है वो क्या कहलाता है। तो रसगुल्लो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। कि दो पदों या शब्दों के मेल से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग समास बोलते हैं, आपको पता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनता है, तो उसका क्या आंसर होगा, आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी छाप देना है। अब बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन का। और क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन कौन सा समास है। और आप प्रतिदिन में गौर करोगे कि प्रति जो होता है, प्रति जो है एक प्रकार का प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये किस प्रकार का समास है प्रतिदिन। तो आपको पता है, अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास, क्योंकि अव्यय लगा है और अव्यय का अर्थ पता है कि ये कर्म क्रिया और कर्ता के साथ चेंज नहीं होता, तो क्या हो गया, अव्यय भाव समास। तो इसका क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास, यानी कि 15 नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, समास से क्वेश्चन आया हुआ है कि नीला है कंठ जो नीलकंठ किस प्रकार का समास है। तो आपको पता है कि अगर कोई अपने रूप को छोड़कर वास्तविक दूसरे एक विशेष रूप को ग्रहण करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। और ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, क्योंकि कंठ तो नीला है और कंठ नीला जिसका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर हर महादेव तांडव करने वाले बाबा भोलेनाथ अघोरी बाबा को बोलते हैं। तो ये नीलकंठ जो है, इन्होंने अपना जो वास्तविक रूप है उसको छोड़कर एक विशेष रूप ग्रहण किया, और वो रूप कैसा था, महादेव भोले शिव शंकर का। किसका, महादेव भोले शिव शंकर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है। क्वेश्चन क्या है कि जब वर्षा होती है तो मोर नाचता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो आपको पता है इसमें देखिए दो तरह के जो वाक्य है वो मिला हुआ है। एक तो देखिए जब वर्षा होती है और मोर नाचता है, दो तरह का वाक्य है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। जब दो वाक्य या दो से एक या दो से अधिक वाक्य को मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। और क्वेश्चन क्या है कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दिया जाता है उसको क्या
बोलते हैं? कर्ता के काम को प्रधानता दिया जाता है उस वाक्य को क्या बोलते हैं? और आपको पता है इसमें कर्ता को प्रधानता दिया जाए उस वाक्य को क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य। किसको? कर्तृवाच्य कहा जाता है। और जिस वाक्य में काम को प्रधानता दिया जाता है मेरे रसगुल्लो, उसको क्या बोलते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दो। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं और खाली स्थान का क्वेश्चन है कि बालक चांद डैश देख रहा है। तो आप एक चीज गौर करना, यहां पे अगर हम बात करें यहां पे क्या होगा? की ओर देख रहा है, की ओर देख रहा है। तो मेरे बहुत सारे रसगुल्ले पूछेंगे सर क्या, क्यों और कैसे क्यों नहीं है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं, जूम करके दिखाता हूं, जूम करके दिखाता हूं। यहां पे क्वेश्चन में पूर्ण विराम है और आपको पता है कि जब भी क्या लगता है तब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्यों होता है तब भी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और कैसे भी होगा तो भी क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। यानी कि यह फुल स्टॉप है तो ये क्यों, क्या और कैसे नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो वो क्या हो जाएगा कि बालक किधर देख रहा है? चांद की ओर देख रहा है। और चंदा क्या है? हमारे मामा है। चंदा हमारे मामा है। अब बात करते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? धीरे धीरे। क्या होगा? धीरे धीरे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा खंड गौ का, यानी कि खंड गौ का हमारा क्वेश्चन है। और आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि पाठ पुस्तक आधारित प्रश्न, यानी कि आपका जो पाठ है, जो आपका पाठ पुस्तक है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पे एक तरह का सेंटेंस है। अगर मैं इसको पढ़ना चालू करूं तो काफी लेट हो जाएगा, तो आप चाहोगे तो खुद से पढ़ सकते हो। मैं इसका सीधा मैं आपको आंसर दे दूं और ये थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं। उधो तुम हो अति भड़भागे अपरस रहस स्नेह ना तागा तानही मन अनुरागी पुराइन पात रहत जल भीतर ता रस देह ना तागी ज्यों जल महातेल की गगरी बूंद ना ताको लागी प्रतिदिन में पाऊं ना बोरयो दृष्टि ना रूप परागी सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इस तरह का आपका जो सेंटेंस है दिया हुआ, एक तरह का गद्यांश दिया हुआ है, बस इसको पढ़ लेना है। तब मैं बात करूं इसके आंसर का, तो देखो सबसे बड़ा चीज कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है। तो इससे पहले यहाँ पे आप लोगों ने निर्देश को मैंने नहीं बताया कि इसमें क्या करना है कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो 21 से लेकर 24 तक का जो प्रश्न है वो इसी के आधार पर दिया जाएगा। तो इसी को क्या करना है? चुनना है। तो हम लोग बात करें 21वें नंबर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि इस पद के रचयिता कौन है? इस पद के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, आप देख सकते हो यहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो देख सकते हो रसगुल्लो यहां पे दिया हुआ है सूरदास। तो इस कविता को किसने लिखा था? सूरदास ने लिखा था। तो इस पद के रचयिता कौन है? सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी? गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण की। क्या हो जाएगा? कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। अब देख सकते हो 23वां नंबर कि पुराइन पात का क्या अर्थ होता है? पुराइन पात का क्या अर्थ होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कमल का पत्ता। क्या हो जाएगा? कमल का पत्ता हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की? और ऑप्शन देख सकते हो गुड़ खाई हुई चिट्टियों से, है ना, दीपक और बाती से, कमल के पत्ते और तेल के मटके से, फूल और भौरे से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, किससे किया हुआ है? कमल के पत्ते और तेल के मटके से किया हुआ है। चलिए अगला जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित के सही विकल्प को चयन करके उसका आंसर देना है। यानी कि अब हम लोग बात करते हैं, आपके बुक से ही पूछा गया क्वेश्चन है, जो पार्ट से उसमें पूछा गया है। देख सकते हो 25वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है कविता के आधार पे। किस कविता के आधार पे? अट नहीं रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? फागुन महीना। कौन सा महीना होगा? फागुन महीना। क्या होगा? फागुन महीना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सही ए है वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन का कि उत्साह और अट नहीं रही है, उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों का जो शीर्षक है, दोनों का जो दोनों कविताएं जो हैं वो किसने लिखा? ये आपका क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो उत्साह है और अट नहीं रही है दोनों को किसने लिखा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा था, निराला जी ने लिखा था। अब बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन का कि किसकी मुस्कान इतनी मोहक है
कि मुर्दे में जान डाल देती है। तो अगर आपने दंतुरित मुस्कान वाला जो कविता है अगर उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। तो उसमें क्या लिखा था कि किसकी मुस्कान जो है वो मुर्दों में जान भर देती है। तो ये नन्हे बच्चों का, किसका, नन्हे बच्चों का, किसका, नन्हे बच्चों का, कि नन्ना मुन्ना राही हूं, उस वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जो मुस्कान होती है बहुत बड़ा अच्छा लगता है। और आपको चीज बता दो, दंतुरित मुस्कान माने क्या होता है, दंतुरित मुस्कान का क्या अर्थ होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दो। अब बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। और ऑप्शंस क्या है, नदी का, बादलों का, सूर्य की किरणों का, बीजों का। तो मेरे को पता है कि सभी रसगुल्ले बीज मारेंगे, लेकिन बीज जो है वो गलत है और इसका जो सही आंसर होगा कि सूर्य के किरणों का। किसका है, सूर्य के किरणों का, किसका है, सूर्य के किरणों का। तो फसल कविता के अनुसार ये जो फसल होता है ये सूर्य के किरणों का बदला हुआ रूप है। अब हम लोग बात करते हैं 29 से लेकर 32 नंबर के प्रश्नों का। और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। तो गद्यांश को पढ़ के क्या करना है, आपको सही आंसर देना है। तो अगर मैं पूरे कविता को पढ़ूं, ये अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम का वीडियो बन जाएगा। तो आप उसको ध्यान से पढ़ लेना। मैं इसके आंसर का मैं बात करता हूं। तो यहाँ पे 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत जो होते क्या कर रहे थे। तो मेरे को पता है इसका ऑप्शन क्या है, रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। तो जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो तो रो रहे हैं मार के आ जाएगा और ये आंसर गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गा रहे थे। तो बाल गोविंद जो भगत है जब उनके बेटे का मृत्यु हो गया तो वो क्या कर रहे थे, नाच रहे थे। करतार जो होता है उनको लेके बजा के क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो बाल गोविंद भगत जो है वो अपने बेटे की मृत्यु पर क्या कर रहे थे, गा रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं अगला। तो भगत जी का बेटा कैसा था, भगत जी का जो बेटा है वो कैसा था। ऑप्शंस क्या है, चालाक, ईमानदार, चतुर, सुस्त और बोदा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुस्त और बोदा। बोदा का अर्थ क्या होता है, मंद बुद्धि वाला। क्या होता है, मंद बुद्धि यानी कि जिसका बुद्धि थोड़ा कम होता है, ये होता है बोदा। हम लोग बात करते हैं भगत जी की पतोहू का। तो क्या भगत जी की जो पतोहू कैसी थी, तो पतोहू यानी कि बेटे का जो बीवी था उसका यहाँ पे बात हो रहा है। तो ऑप्शंस क्या है, सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली, सुगम और सुशील होने के साथ घर की पूरी प्रबंधक थी और क्या था, असंवेदनशील थी। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सुभग और सुशील होने के साथ साथ क्या था, घर के पूरा जो वो काम खुद देखती थी। अब देख सकते हो यहाँ पे सेम क्वेश्चन दाग दिया गया है कि बोधा का क्या अर्थ है, क्या है बोधा का अर्थ क्या है। और मैंने पहले बोला कि बोधा का अर्थ क्या होता है, कम बुद्धि वाला। क्या होता है, कम बुद्धि वाला या मंद बुद्धि वाला। हम लोग आगे जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। तो आप देख सकते हो ये जो 33वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला जो है किस प्रकार दिखता था। नेताजी का चश्मा का जो पाठ है उसमें पान वाला की जो पूरी, जो मैं बोल सकता हूं कि एक तरह से उनका जो स्ट्रक्चर था वो बताने के लिए बोला है। और ऑप्शंस क्या है, मोटा और बारतूनी व्यक्ति, तुनुक मिजाज और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति, भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज वाला व्यक्ति। अब हम लोग आगे जाते हैं और 34वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति किस चीज से बनी थी। ऑप्शंस क्या है, मिट्टी के, संगमरमर पत्थर का, मोम का और लाल पत्थर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संगमरमर का। क्या हो जाएगा, संगमरमर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अब आगे जाते हैं। तो 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 35वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम कौन करता था। और ऑप्शंस क्या है, हवलदार, पान वाला, कैप्टन और लेखक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कैप्टन। तो कैप्टन क्या करता था, नेताजी के चश्मे का मूर्ति जो है वो रोज बदलने का काम करता था। अब 36वें नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन के हैं। नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक कौन है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वयं प्रकाश। तो नेताजी के पाठ का जो लेखक है उसका क्या नाम है, स्वयं प्रकाश। अब हम लोग बात करते हैं 37 से लेकर 40 नंबर क्वेश्चन का। और ये क्या है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका सही आंसर देना है। तो अगर मैं ऐसे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको पढ़ूं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। लेकिन ये जो पाठ है माता के आंचल, माता का आंचल जो चैप्टर है उसके द्वारा ये जो पूरा गद्यांश उठा के लिखा गया है। तो आप ये अच्छे से पढ़ लेना। मैं सीधा आंसर पे जाता हूँ। पहला जो क्वेश्चन वो क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश जो है वो किस पाठ से लिया गया है और इसका सही
आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माता का आंचल, माता का आंचल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक क्या खेलती है? तो लेखक जो है वो नाटक, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका ये सही हो जाएगा। 39वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है? इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा है? इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा है? और आप देख सकते हो ऑप्शंस क्या है? सोनपुर का मेला, ददरी का मेला, जगन्नाथपुर का मेला और दशहरे का मेला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दशहरे का मेला इसका सही आंसर है। अब 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि राही क्या है? राही किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? राही किसे कहते हैं? और ऑप्शन क्या है? राही को, है ना, राहों को, अरहर के दाल को और स्त्री का नाम। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अरहर के दाल को कहा जाता है। तो रसगुल्लो इस तरह से हम लोगों ने जो 40 जो प्रश्न है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और कहां पे आपको समझ में नहीं आया, क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है? क्वेश्चन कमेंट को छाप देनी है। साथ में क्या करना है कि जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं उनका भी आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में छाप के जवाब देना है। और वीडियो को क्या करना है? अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और क्या करना है? वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा क्या करें? लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।